नमस्कार। तो आज बात करते हैं खेती के भविष्य की। हम सब जानते हैं कि हमारी जमीन, हमारी मिट्टी, हमारी जिंदगी के लिए कितनी जरूरी है। आज हम यही समझेंगे कि कैसे किसान धीरे धीरे केमिकल वाले तरीकों को छोड़कर कुदरती खेती की तरफ वापस लौट रहे हैं, और क्यों ये हम सब के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। चलिए, एक बहुत ही जरूरी और शायद थोड़ा परेशान करने वाले सवाल से शुरू करते हैं। क्या हमारी मिट्टी, जिस पर हम सदियों से खेती कर रहे हैं, वो अब थक चुकी है? सच कहें तो यही एक सवाल आज की खेती की सबसे बड़ी चुनौतियों की जड़ में है। हुआ यह है कि पिछले कई दशकों में ज्यादा से ज्यादा फसल उगाने की दौड़ में हमने रासायनिक खादों का इतना इस्तेमाल किया, इतना किया कि हमारी मिट्टी की जान ही निकल गई। मिट्टी को जिंदा रखने वाले जो अच्छे बैक्टीरिया थे वो खत्म हो गए। नतीजा, पैदावार बढ़ने की जगह घटने लगी। इससे किसान का खर्चा भी बढ़ा और हमारे पर्यावरण और हमारी सेहत पर जो असर पड़ा वो तो हम सब देख ही रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि इस बड़ी समस्या का हल क्या है? जवाब कहीं बाहर नहीं, बल्कि खुद कुदरत के पास है। चलिए देखते हैं कि कैसे जैविक खाद हमारी इस बेजान होती मिट्टी में दोबारा जान डाल सकती है। तो ये जैविक खाद आखिर है क्या चीज़? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। ये पेड़ पौधों और जानवरों के गल सड़ चुके हिस्सों से बनती है। जब ये पूरी तरह गल जाती है तो इससे बनता है ह्यूमस, जो मिट्टी के लिए किसी सुपरफूड या टॉनिक से कम नहीं है। यही ह्यूमस मिट्टी को फिर से उपजाऊ बनाता है और पौधों को वो सारे जरूरी पोषक तत्व लौटाता है जो उनसे छिन गए थे। अब जरा इन दोनों के बीच का फर्क समझिए। एक तरफ है जैविक खाद, जो पूरी तरह से कुदरती है। इसका असर धीरे धीरे होता है, लेकिन ये लंबे समय तक, करीब 1-2 साल तक मिट्टी को फायदा पहुंचाती है। ये मिट्टी को भुरभुरा बनाती है, जिससे उसमें पानी और हवा आसानी से आ जा सकें। वहीं दूसरी तरफ है केमिकल वाली खाद, जो फैक्ट्रियों में बनती है। हाँ, असर तो इसका फौरन दिखता है, लेकिन वो बस कुछ ही समय के लिए होता है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये मिट्टी की सेहत को सुधारने के लिए कुछ भी नहीं करती, बल्कि लंबे समय में उसे नुकसान ही पहुंचाती है। तो सवाल उठता है कि ये बढ़िया चीज, ये जैविक खाद बनती कैसे है? चलिए, इसे बनाने के 3 सबसे असरदार और जाने माने तरीकों पर नजर डालते हैं: गोबर की खाद, कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट। सबसे पहले तो हमारा सदियों पुराना आजमाया हुआ तरीका, गोबर की खाद। ये तो हम सब जानते हैं। इसमें गाय भैंस के गोबर, मूत्र और उनके नीचे बिछाए गए चारे या पत्तियों को एक जगह इकट्ठा करके महीनों तक सड़ाया जाता है, जिससे बेहतरीन खाद तैयार होती है। अब आते हैं एक नए और कह सकते हैं कि एक स्मार्ट तरीके पर, नाडेप विधि। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे बनाने वाले नाडेप काका ने एक ऐसा तरीका खोज निकाला जिससे बहुत ही कम गोबर में भी बेहतरीन क्वालिटी की खाद तैयार की जा सकती है। ये एक गेम चेंजर है। अब शायद ये सवाल मन में आए कि इसके लिए क्या क्या चाहिए। तो अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर चीज़ें खेत में ही मिल जाती हैं। जैसा कि स्लाइड पर दिख रहा है, इसमें मुख्य रूप से खेत का कचरा लगता है, सूखी पत्तियां, फसल के डंठल वगैरह। साथ में चाहिए थोड़ा सा गोबर, छनी हुई मिट्टी और बस ज़रूरत के हिसाब से पानी। इसे बनाने का तरीका भी एक तरह से लेयर केक बनाने जैसा है, बहुत सिस्टमैटिक। सबसे नीचे खेत के कचरे की एक परत, उसके ऊपर गोबर का घोल, फिर ऊपर से मिट्टी की एक परत। बस इसी को दोहराते जाना है जब तक टैंक भर ना जाए। फिर ऊपर से इसे मिट्टी से सील कर देते हैं और बस 3 से 4 महीने इंतजार कीजिए और आपके पास होगी एकदम फर्स्ट क्लास खाद। अब मिलते हैं प्रकृति के एक छोटे से लेकिन शायद सबसे बड़े इंजीनियर से, केचुआ। जी हाँ, ये छोटा सा जीव खाद बनाने की दुनिया में एक क्रांति ला सकता है। जब केंचुए हमारे लिए जैविक कचरे से खाद बनाते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। जैसा इस तस्वीर में दिख रहा है, एक गड्ढे में कचरे की परतें बिछाई जाती हैं और फिर केंचुए अपना जादू चलाते हैं। वो इस कचरे को खाते हैं और उसे पोषक तत्वों से भरी सोने जैसी कीमती खाद में बदल देते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट इतना खास क्यों है? जरा ये नंबर देखिए, 8 गुना। जी हाँ, इसमें गोबर की खाद के मुकाबले 8 गुना ज्यादा एक्टिनोमाइसिटीज नाम के फायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया पौधों के लिए बॉडीगार्ड की तरह काम करते हैं और उन्हें बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं। और फायदे यही नहीं रुकते। वर्मी कंपोस्ट में पोषक तत्व तो ज़्यादा हैं ही, ये मिट्टी में नमी भी बनाए रखता है, फसलों को कीड़े मकोड़ों से बचाता है और यहाँ तक कि खरपतवार और दीमक जैसी समस्याओं को भी कम करता है। सही मायने में ये सस्टेनेबल खेती की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। अच्छा, अभी तक हम बात कर रहे थे खाद की, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। अब चलिए और भी गहरे चलते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर।
अब बात होगी लिविंग फर्टिलाइजर्स की, जिन्हें हम बायो फर्टिलाइजर भी कहते हैं। तो ये बायोफर्टिलाइजर असल में है क्या? इन्हें समझिए छोटे छोटे जिंदा मजदूरों की एक फौज जो बिना थके पौधों के लिए काम करती हैं। इनका मुख्य काम दो हैं। पहला, हवा में मौजूद नाइट्रोजन को खींचकर पौधों के लिए खाना बनाना, और दूसरा, मिट्टी में पहले से मौजूद फास्फोरस को पौधों के लिए अनलॉक करना। इस फौज का एक स्टार प्लेयर है राइजोबियम। ये बैक्टीरिया दाल वाली फसलों जैसे चना, मटर, इनकी जड़ों में घर बनाकर रहता है और बदले में किराया कैसे चुकाता है? हवा से नाइट्रोजन खींचकर सीधे पौधे को देता है। और ये कोई मामूली काम नहीं है, ये 1 हेक्टेयर में 50 से 100 किलो तक नाइट्रोजन जमा कर सकता है। अब एक और योद्धा है एजोटोबैक्टर। ये राइजोबियम की तरह किसी के घर में नहीं रहता। ये मिट्टी में आज़ाद घूमता है और उन फसलों के लिए नाइट्रोजन इकट्ठा करता है जो दाल वाली नहीं है, जैसे गेहूं, मक्का और सब्जियां। और फिर आता है एजोला। ये पानी में तैरने वाला एक जादुई पौधा है जो नीले हरे शैवाल के साथ मिलकर काम करता है। धान के खेतों के लिए तो ये किसी वरदान से कम नहीं है। ये एक तरह से खेत में ही खाद की फैक्ट्री लगा देता है। अब इसके असर की बात करें तो ये आंकड़ा जरा ध्यान से सुनिए। सिर्फ एजोला का इस्तेमाल करके धान की पैदावार 38% तक बढ़ाई जा सकती है। सोचिए ये कितना बड़ा फर्क है, और वो भी बिना किसी केमिकल के, पूरी तरह से कुदरती तरीके से। तो हमने खाद की बात की, केंचुओं की बात की और इन छोटे छोटे चमत्कारी जीवाणुओं की भी बात की। अब इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं कि आखिर जैविक खेती का रास्ता अपनाना इतना जरूरी क्यों है। इसके फायदे एक दो नहीं बल्कि कई हैं। ये मिट्टी की सेहत को हर तरह से सुधारता है। उसकी बनावट, उसके पोषक तत्व और उसमें रहने वाले करोड़ों जीव, सब कुछ बेहतर होता है। मिट्टी ज्यादा पानी सोखती है तो पानी की बचत होती है। पौधों को एक बैलेंस्ड डाइट मिलती है। और शायद सबसे बड़ा फायदा, किसान की जेब पर जो बोझ पड़ता है महंगी रासायनिक खादों का, उससे छुटकारा मिलता है। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ फसल उगाने की या खेती की नहीं है। ये कहानी है अपनी जमीन को जिंदा रखने की, अपनी मिट्टी को बचाने की, ताकि आने वाली नस्लों को हम एक सेहतमंद कल दे सकें। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, स्वस्थ मिट्टी से ही एक स्वस्थ भविष्य की नींव रखी जा सकती है। तो आज की ये चर्चा मैं एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। जिस तरह हम अपनी मिट्टी की सेहत को नजरअंदाज करते आए हैं, क्या जैविक खेती अब सिर्फ एक अच्छा विकल्प है या फिर ये हमारे पास बचा हुआ एकमात्र रास्ता है? इस पर जरूर सोचिएगा।